यूनाइटेड स्टेट्स और डीप स्टेट हर रोज भारत को नए नए मैसेजेस भेज रहा है कि कैसे वो भारत के अगेंस्ट है। कल जो यूएस का कॉमर्स सेक्रेटरी था लुटनिक, उसने के खिलाफ स्टेटमेंट दिया कि भाई भारत रशिया के रिलेशनशिप्स को लेके उसने बोला कि भाई यूएस का पार्टनर भारत तब तक नहीं बन सकता जब तक रशिया के साथ वो हथियार लेता है, और ब्रिक्स के अंदर डी डॉलराइजेशन की भारत बातें करता है। ये सब चीज़ें उसने कहा। आज यूएस ने दो नए मैसेजेस भेज दिए भारत के लिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने नया एड अनाउंस कर दिया है पाकिस्तान के लिए, और चोर को, पाकिस्तान को तिजोरी की चौकीदारी के लिए अपॉइंट किया गया है। मतलब पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो एंड काउंटर टेररिज्म कमेटी जो है उसका वाइस चेयर बनाया गया है। ठीक है, इतना ही नहीं, ट्रंप ने ईरान को एक लास्ट ऑफर दिया है, एकदम फाइनल वाला ऑफर दिया है। इसके बाद में ठुकाई गारंटीड है। ये फाइनल ऑफर क्या है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। यूक्रेन ने क्रीमिया के अंदर केर्च ब्रिज के ऊपर अटैक कर दिया, और जापान ने एक नया इंजन का ऑफर दिया है, और ये डायरेक्टली जो यूएस का जो इंजन है F404 तेजस के लिए उसको काउंटर करता है। तो जापान अभी यूएस के साथ कंपटीशन कंपटीशन कर रहा है। तो आज बहुत सारे अपडेट्स लेके आया हूँ। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो सबसे बड़ा खबर है वो ये सब नहीं है जो मैंने अभी तक बोला, लेकिन एक बहुत नया इन्फॉर्मेशन है। इंडियन एयरफोर्स हर रोज़ नए नए खुलासे करते हैं हमारे जो इंडियन एयरफोर्स वाले हैं। आज उनका नया खुलासा ये है कि भाई पाकिस्तान के जो 6 फाइटर जेट्स जो हैं वो उन्होंने शूट डाउन कर दिए, और C-130 भी कंफर्म कर लिया है। उनके बहुत सारे UCAVs भी ऑफिशियली इंडियन एयरफोर्स ने ANI को कंफर्म कर दिया है। और ये जो 6 पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स हैं ये एयर टू एयर कॉम्बैट में डिस्ट्रॉय हुए थे, ये भी उन्होंने कंफर्म कर दिया था। और माना जा रहा है कि राफेल और सुखोई जहाज़ इसमें इन्वॉल्व थे। और जो उनका एवैक और C-130 था वो एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल्स और सरफेस टू एयर मिसाइल्स ने डिस्ट्रॉय किए थे। और भारत का जो लॉन्ग रेंज स्ट्राइक था सुदर्शन सिस्टम, उसने भी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये एक नया न्यूज़ आया है। और हमारे जो इंडियन एयरफोर्स है ना वो बहुत ही प्रोफेशनल है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे रीज़न है। अभी देखिए, जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, पाकिस्तान ने तो जो मुंह में आया वो नंबर बोल दिया, 6 जेट 4 जेट जो मन में आया वो बोल दिया, राइट, बिना कोई सर पैर के। लेकिन इंडियन मिलिट्री जो है उन्होंने, उनके लिए भी बोलना कितना आसान था ना। बोलने को क्या आता है, 10 जेट मार दिए ऐसा भी बोल सकते हैं जैसे पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं। लेकिन इन्होंने अभी तक वो नंबर्स अनाउंस नहीं किए हैं। हमारी जो मिलिट्री है उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया है कि वो इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं कि एग्जैक्टली कितने उनको लगता है एक्यूरेटली कितने जेट्स मार गिरा हैं, और वो तभी रिवील करेंगे। तो दोस्तों ये होता है एक प्रोफेशनल मिलिट्री, और दूसरा होता है कि भाई ऐसे ही बैठे हैं जो मुंह के अंदर आया बक दिया। एनीवेज, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसने पाकिस्तान को 800 मिलियन का बेल आउट पैकेज देने का डिसीजन दिया है। भारत ने इसके ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस दिए थे कि क्यों, कैसे पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग करता है। लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ना, आपको मैं इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। इसका जो हाईएस्ट शेयर होल्डर है ना, कौन है, गेस कर सकते हो आप? यूनाइटेड स्टेट्स और जापान, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक भी यूनाइटेड स्टेट्स का ही पिट्ठू है, जैसे वर्ल्ड बैंक और जो IMF है जो यूएस कंट्रोल करता है, जो ग्लोबल बॉडीज़ हैं, उसी तरह डीप स्टेट ने डिसाइड कर लिया कि $800 मिलियन पाकिस्तान को मिलने हैं। अब इसमें से $300 मिलियन जो है पॉलिसी बेस्ड लोन होगा, और उसके बाद में 500 मिलियन जो है वो सिक्योरिटी गारंटी होगा बैंक्स के लिए। और यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि भाई भारत ने इसको अपोज ये बोल के किया था कि भाई पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट जो है वो बढ़ते ही जा रहा है, जबकि उनकी जो टैक्स कलेक्शन है वो 2018 में 13% था और अभी पिछले साल 9% पे आ गया है। तो एक फेल्ड स्टेट है, तो उसको पैसा आप दोगे तो सीधा वो मिलिट्री में ही जाएगा। तो ये भारत ने अपोज किया था, लेकिन डीप स्टेट ने पैसे दे दिए। अब दूसरी बात ये भी है कि चोर को ना तिजोरी की चौकीदारी के लिए रखा गया है। पाकिस्तान को वाइस चेयर बनाया गया है काउंटर टेररिज्म कमेटी के लिए यूनाइटेड नेशंस में। अब पाकिस्तान बैठ के तालिबान सैंक्शंस कमेटी को भी मैनेज करेगा, और जो एसेट फ्रीज, ट्रैवल बैन्स और आर्म्स एम्बार्गो पे काम करेगा तालिबान के लिए। तो भाई डीप स्टेट पूरी तरह, जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। इस समय काराकोरम हाईवे पे 3 दिन से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। उन्होंने हाईवे ब्लॉक करके रखा हुआ है पाकिस्तान चाइना ट्रेडर्स एक्शन कमेटी ने, क्योंकि पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट ने वहाँ पे कुछ पॉलिसीज अडॉप्ट किए हैं उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। भारत ने नोटैम इशू कर दिया है। 7th और 8th को नोटैम होगा। ऑलमोस्ट 2.5 दिन तक, ऑलमोस्ट 2 दिन तक ये नोटैम होगा। राजस्थान में लार्ज स्केल एयर एक्सरसाइजेज होगा भारत के अंदर, और इसमें माना जा रहा है कि राफेल
मिराज, सुखोई, सब सब के सब इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर, और सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म्स और सपोर्ट सिस्टम्स भी होंगे। और इसी टाइम पे पाकिस्तान के नेवी ने एक 2 दिन का मिलिट्री एक्सरसाइज कंक्लूड किया है। उन्होंने ये बोला है कि भाई पाकिस्तान का जो नेवी फ्लीट यूनिट्स हैं, मरीन्स हैं, और उनकी जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है और नेवल एविएशन एसेट्स हैं, इन लोगों ने प्रैक्टिस किया अनकन्वेंशनल थ्रेट्स और सैबोटेज को भी डील करने के लिए। तो ऐसा उन्होंने कहा है। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा नज़र रखने की ज़रूरत है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। अब माना ये जा रहा है कि भारत कुछ प्लानिंग कर रहा है, लेकिन अभी इसके ऊपर ज़्यादा स्पेकुलेट हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन ट्रंप का जो नया फाइनल ऑफर है ईरान को लेके, उस पर थोड़ा 2 मिनट बात कर लेते हैं। ट्रंप ने एक फुल एंड फाइनल ऑफर दे दिया है। इसके बाद में ईरान की सिर्फ ठुकाई होगी और कुछ नहीं होगी, ये क्लियर हो चुका है। ट्रंप ने बोला है ईरान को बेसिकली कि, पहले तो मैं थोड़ा फटाफट बैकग्राउंड देता हूँ। पहले ट्रंप ने बोला था कि ईरान को सिविल न्यूक्लियर के लिए यूरेनियम एनरिच करने की परमिशन दी जाएगी। फिर बाद में ट्रंप ने बोला मैं वो भी नहीं दूंगा, ठीक है, और टॉक्स कोलैप्स हो गए। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था टॉक्स कोलैप्स हो गए। लेकिन अब ट्रंप ने बोला है ईरान को कि ठीक है, एक काम करते हैं, तेरे को एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए ना सिविल पर्पस के लिए, एक काम करते हैं, यूएस, यूएई, सऊदी अरेबिया, हम लोग मिलके न्यूक्लियर पावर प्लांट बना देते हैं, उसमें से हम न्यूक्लियर फ्यूल दे देते हैं, सिविलियन पर्पस के लिए यूज़ कर लो, खुद एनरिच मत करो, हम दे देते हैं ना तुम्हें, तुमको तो सिविलियन यूज़ के लिए चाहिए ना, बोल रहे हो ना, तो हम दे देते हैं। ये ऑफर ट्रंप ने दिया है ईरान को। और ईरान ने अभी इसका रिस्पॉन्ड किया नहीं है, लेकिन मोस्ट लाइकली ईरान इसको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि ईरान का जो असली गोल है वो हम सबको पता है, वो न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है। और ईरान का जो आगराची है, जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है, उसने बोला है कि भाई ईरान का हक बनता है एनरिच करने के लिए यूरेनियम, ठीक है, और ईरान कभी भी यूरेनियम ना बंद करने का जो प्रपोजल है एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ऑफिशियली ईरान ने इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया है, लेकिन मोस्ट लाइकली ये ईरान इसको रिजेक्ट करने वाला है। और जो आईएईए है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसने बोला है कि भाई अगर ये जो नया कंसोर्टियम बनता है यूएस, यूएई और सऊदी अरेबिया का, जो न्यूक्लियर फ्यूल बनाने के लिए, वो ईरान के बाहर रखेंगे जी, ऐसा आईएईए ने प्रपोज किया। तो मुझे नहीं लगता पर्सनली ईरान मानने वाला है। टॉक्स कोलैप्स ही होने वाले हैं और ठुकाई हो सकती है। लेकिन विथ ईरान यू नेवर नो, वो बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। वो जाके सरेंडर भी कर लेते हैं पर्सनल मीटिंग्स के अंदर, लेकिन बाहर वो बड़े बड़े बातें करते हैं ईरान। तो कोई भरोसा नहीं है, लेकिन मुश्किल लग रहा है टॉक्स को सक्सेसफुल होने के लिए। यूक्रेन ने क्रीमिया के ब्रिज को ऑलमोस्ट तीसरी बार अब अटैक किया है। माना जा रहा है कि 1000 किलोग्राम से ज़्यादा का एक्सप्लोजिव्स लेके उसने अंडर वाटर पिलर्स को टारगेट किया है। ये जो कर्च ब्रिज जो है ना, वो रशिया को क्राइमिया के साथ कनेक्ट करता है, जो क्राइमिया यूक्रेन कंट्रोल करता था, और रशिया जो है उसको कनेक्ट करता है। तो अब ये इसके ऊपर हमला कर दिया वापस, यूक्रेन के एसबीयू ने कंफर्म कर दिया है ये बात, और वापस ठुकाई होने वाली है यूक्रेन की। बिकॉज पिछले बार 2002 और 2003 में जब किया था, बाद में कीव में मैसिव अटैक्स हुए थे जब ही किया था, तो इस बार वापस उन्होंने अटैक किया। लेकिन पॉइंट ये है कि कर्च ब्रिज अभी पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ, सिर्फ 3 घंटे के लिए बंद हुआ और वापस शुरू हो गया, तो कुछ खास यूक्रेन उखाड़ नहीं पाया। चाइना यूएस के अंदर एक टॉक्सिक फंगस जो है ना, स्मगल करते हुए पकड़ा गया, रंगे हाथों पकड़ा गया। दो चाइनीज साइंटिस्ट जो हैं, वो एक टॉक्सिक फंगस यूनाइटेड नेशंस के मिशिगन यूनिवर्सिटी के अंदर स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे, ये जस्टिस डिपार्टमेंट ने बोला है। अब ये जो जियान और लियू जो है, दोनों 30-35 साल के हैं, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है। तो ये लोग क्या कर रहे थे, ये डेट्रॉइट में जो बॉयफ्रेंड है लियू, वो डेट्रॉइट में ये पैथोजन है एक, उसका नाम है फुसरियम ग्रे ग्रेमिनियरियम करके इसको प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। तो ये जो पैथोजन है इसको लेके आ रहा था, और ये जो पैथोजन है ना, ये गेहूँ, चावल को अटैक करता है, ठीक है, और इसको एग्रो टेररिज्म वेपन बोला है एफबीआई ने। तो क्या होता है ना, ये जो पैथोजन को अगर आप खेत में डाल दोगे ना, तो पूरा आपका फसल बर्बाद कर देता है ये पैथोजन। तो ये पैथोजन बिना किसी परमिशन के ये दो लोग लेके आ रहे थे। और मज़े की बात ये है कि जुलाई 2024 में जो ये बंदा है, इसको डेट्रॉयट एयरपोर्ट में एक प्लांट लेके आया था ये, और एयरपोर्ट के अथॉरिटीज़ ने उसको भेज दिया था यूएस से। तो ऑलरेडी ये बंदा एक बार पकड़ा गया था, उसके बाद में भी ये लेके आ रहा था। तो अभी जो एफबीआई जो है वो ये बोल रहे हैं कि ये बंदा चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से कनेक्टेड है।
तो मतलब इतना खुल के यूएस के अंदर एग्रो टेररिज्म और एस्पिनाज चलता है, चाइना ये चीज़ कर रहा है। ट्रम्प जो है उसने अभी 50% टैरिफ स्टील और एल्यूमिनियम पे किक इन कर दिया, आज से वो स्टार्ट हो रहा है 50% टैरिफ, और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान कनाडा और मेक्सिको को होगा। और लेकिन भारत को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। 5 बिलियन वर्थ का भारत एक्सपोर्ट करता है स्टील और एल्यूमिनियम यूएस को, ठीक है। और जो भारत का जो यूनियन मिनिस्टर है एच डी कुमार स्वामी जो है, उन्होंने बोला है कि भाई भारत को माइनर इम्पैक्ट होगा, ज़्यादा नहीं होगा, माइनर इम्पैक्ट होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे हुआ है। हालांकि इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो हो ही सकता है। तेजस का भाई सबसे पहला डिलीवरी जो है नासिक प्लांट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इस महीने जून के एंड पे डिलीवर कर देगा। तेजस MK1A जो है उसका जो पहला जो जेट है 83 का ऑर्डर था, फरवरी 2021 में दिया था इंडियन एयरफोर्स ने, और अब जाके इस महीने सबसे पहला जेट मिलेगा। मार्च को डिलीवरी होनी थी, लेकिन ठीक है, हमेशा लेट ही डिलीवरी होता है, तो सबसे पहला जेट मिलेगा। यहाँ पे अभी जी का जो जनरल इलेक्ट्रिक का जो F404 जो इंजन है उसके डिले के बारे में मैं वापस बात नहीं करूँगा, आप लोग को पता ही है जो डिले ये किसके वजह से हो रहा है। तो अब ये पहला इंजन होने के बाद अब माना जा रहा है कि नया ऑर्डर भी प्लेस होगा एडिशनल जेट्स की। तो मैं थोड़ा सा इसको लेके स्केप्टिकली हूँ, लेकिन ठीक है, अब बोल रहे हैं कि अभी वो बोल रहे हैं कि अगले साल इस इनफैक्ट अगले साल से 16 to 24 एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग होगी हर साल, 3 प्लांट में, 2 बैंगलोर के आसपास हैं, एक नासिक में है। 16 to 24 पर ईयर भारत में मैन्युफैक्चरिंग होगा। अर्जुन ट्रैंक का जो ट्रैक्स है वो अभी इंपोर्टेड है, लेकिन अब भारत का खुद का जो ट्रैक है वो मैन्युफैक्चर करके उसकी टेस्टिंग हो रही है। और जो एक बड़ा सा डेवलपमेंट है तेजस की, अगर बात कर रहे हैं तो बड़ा सा डेवलपमेंट है ये है कि जापान ने इंजन ऑफर कर दिया है, ठीक है, EMCA के लिए, ठीक है। हालांकि EMCA के लिए किया है, लेकिन एक बार अगर डील होता है तो भाई कुछ भी हो सकता है, तेजस का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो इंजन है ये XF91 इंजन है, और माना जा रहा है कि यूएस की जो F404 इंजन है उससे डबल थ्रस्ट है, मतलब उसका 78 के आसपास किलो न्यूटन है, और इसका 147 किलो न्यूटन है। इंजन का थ्रस्ट डबल है, डबल, ठीक है, और डबल पावरफुल है, लेकिन इसका जो कॉस्ट है ना वो भी डबल है। यूएस का 5 मिलियन के आसपास है, डॉलर के आसपास है, इसका माना जा रहा है कि 10 से 12 मिलियन डॉलर का है ये। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि जापान जो है ये इंजन बनाने के लिए यूएस पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। 100% जापानीज कंपोनेंट्स इसके अंदर है, ये कंफर्म्ड है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन, जितना मैंने रिसर्च किया है, मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला जिसमें ये बताता है कि भाई यूएस का इसके अंदर एम्बार्गो लग सकता है या वो जापान को रोक सकता है। तो जापान की इंजन डबल पावरफुल है, डबल कॉस्ट भी है, लेकिन यूएस का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा इस इंजन में। तो आई थिंक मुझे लगता है AMCA के लिए भारत को ये कंसिडर करना चाहिए। मैं कोई इंजन एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन अगर माल अच्छा है तो उठा लेना चाहिए भारत को, क्योंकि यूएस के ऊपर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, डीप स्टेट के ऊपर नहीं करना चाहिए भरोसा। तो ये है। ढाका जो है, अब बांग्लादेश जो है वो थोड़े से परेशान हो गए, क्योंकि भारत भर भर के इलीगल बांग्लादेशियों को धकल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट से बांग्लादेश के अंदर धकल रहे हैं। तो अब जो बांग्लादेश का जो सो कॉल्ड फॉरेन अफेयर्स एडवाइज़र, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर तो नहीं बोल सकते क्योंकि वहाँ पर तो इलेक्शंस कुछ है ही नहीं, तो ये जो एडवाइज़र है मोहम्मद तौहीद हुसन करके, वो बोल रहा है कि भाई ये जो डिपोर्टेशन भारत कर रहा है इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए, भारत तो रैंडम लोगों को धकेल रहा है, ऐसा वो बोल रहा है। वो बोल रहा है कि भारत जो है को एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए बांग्लादेश का, जिससे केस टू केस बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है। भाई भारत को शौक थोड़ी है इलीगल बांग्लादेशी को रखने के लिए। तो ये नेगोशिएशन वहाँ पे चल रहे हैं। बिलवाल भुट्टो बिल्लो जो है वो यूनाइटेड नेशंस में बोल रहा है कि भाई भारत जो है मुसलमानों को क्या बोल रहे हैं, पहलगाम अटैक के बाद में मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, भारत के अंदर मुसलमान सेफ नहीं है और उनको टारगेट किया जा रहा है, ऐसा उसने यूनाइटेड नेशंस में बोल दिया। लेकिन वहाँ पे उसको एक तमाचा लग गया। अब तमाचा ये इससे लग गया कि भाई एक फॉरेन जर्नलिस्ट जो है उसने पूछा उसको कि भाई, उसने दोनों साइड के प्रेस ब्रीफिंग देखी, और भारत के जो मिलिट्री ऑफिसर है जिसने ब्रीफिंग दिया वो एक मुस्लिम महिला थी, ये फॉरेन जर्नलिस्ट ने बोला। तो इसके बाद में भुट्टो के पास कोई आंसर ही नहीं था। तो ये जो झूठा इल्ज़ाम जो बिल्लो ने लगाने की कोशिश की वो फेल हो गया, वहाँ पे एक्सपोज हो गया। वहाँ पे यूके का जो एक MP है बॉब ब्लैकमैन, उसने पाकिस्तान को ओपनली फेल्ड स्टेट बोल दिया। अब ये रूलिंग पार्टी वाला MP है, छोटा मोटा MP नहीं है बॉब ब्लैकमैन। इसने बोला है कि भाई
पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है, और ये उसने पार्लियामेंट डेलीगेशन जो अभी जा रहा है ना हर देश में, तो उनके सामने उसने बोला, उसने ये भी बोला कि भाई पाकिस्तान रेगुलरली टेररिज्म भारत के अंदर करता है। तो उसने वो सारी चीज़ें बोली जो भारत सुनना चाहता है, जो भारत खुद बोल रहा है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिविएशन है। जो डीप स्टेट और यूएस है वो तो पाकिस्तान को अपना आजकल कुत्ता बना के रखा हुआ है, लेकिन ये जो बंदा है ये भारत को सपोर्ट कर रहा है। एनीवेज, आई डोंट नो इसका कितना वैल्यू मिलेगा, बट ठीक है, एटलीस्ट एक एमपी तो बोल रहा है। जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मीटिंग्स हो रही है, भारत के डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई ऑस्ट्रेलिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के साथ दिल्ली में। वो अभी यहाँ पे आए हुए हैं, तो भारत कुछ डील्स कर रहे हैं, डिफेंस डील्स की कुछ बातें हो रही हैं वहाँ पे, और कुछ खास स्टेटमेंट्स यहाँ पे हुई नहीं है। भारत ने एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, भारत का जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जो है, कोलकाता बेस्ड जो है शिप बिल्डिंग कंपनी है, उसने नॉर्वे के एक फर्म के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया है भारत का पहला पोलर रिसर्च व्हीकल के लिए। मतलब जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में रिसर्च करने के लिए जो व्हीकल्स होती हैं, स्पेशल व्हीकल्स होती हैं, कोई भी आम शिप नहीं जा सकता, तो वो स्पेशल व्हीकल के लिए नॉर्वे के फर्म के साथ भारत ने एग्रीमेंट साइन कर लिया। जो और हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल जो है, उन्होंने बोला है कि भारत अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जाके रिसर्च करेगा। तो ये जो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, क्योंकि भारत का जो एक महासागर वाला जो इनिशिएटिव है मोदी जी का, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी अक्रॉस द रीजन्स, इसके अंडर ये अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल में भी स्ट्रेटिजिकली भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे, रशिया आर्टिक सर्कल में अभी जो बर्फ़ पिघल रहा है, तो आइस ब्रेकर्स भारत को बेच रहा है और भारत खरीद भी रहा है आइस ब्रेकर्स। तो आइस को ब्रेक करने के बाद वो ट्रेड रूट जब खुल जाएगा तो भारत उस एरिया में और इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे उस कंटेक्स्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मैं डेली अपडेट्स ऐसे ही लेके आते रहूँगा जियो पॉलिटिक्स से, पूरे दुनिया से। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं और वीडियोस पोस्ट करते रहूँगा। जय हिंद।